हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम शुरू करेंगे पॉलिटी की सीरीज़ और आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल्स 1 to 4 जो कि डिस्क्राइब करते हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो हम आर्टिकल 1 से शुरू करते हैं। आर्टिकल 1 आर्टिकल 1 इज़ समथिंग स्टेट्स दैट इंडिया दैट इज़ भारत। सो क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कुछ मेंबर्स जो थे दे वर सेइंग कि कंट्री का नाम इंडिया रखते हैं एंड सम वर सेइंग कंट्री का नाम भारत रखते हैं। So it was decided that we can keep both the names and उसके अकॉर्डिंग ही हमने दोनों नेम जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में प्लेस कर दिए। ठीक है। और नेक्स्ट है इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब है जैसे हमारे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं, जैसे केरला है, यूपी है, मिज़ोरम, पंजाब, गुजरात। तो ये सब एक साथ जब उनको कलेक्ट करते हैं सारे स्टेट्स को तो ये सारे मिलके एक यूनियन बनाते हैं। ठीक है। सो ये डेफिनेशन हो गई हमारी फर्स्ट, इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। अब इंडिया में जो सिचुएशन है दैट इज़ वेरी मच डिफरेंट देन कंपेयर टू यूएसए। यूएसए में क्या है, यूएसए में है फेडरेशन ऑफ स्टेट, वेयर एज इन इंडिया वी आर नॉट हैविंग आइडियल फेडरलिज्म। In USA there is a joint agreement between the different states। जैसे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं, स्टेट 1 2 3 4 यूएसए बनाया। ठीक है। वेयर एज इंडिया में कोई भी ऐसा जॉइंट एग्रीमेंट नहीं हुआ है बिटवीन स्टेट्स में, और इंडिया जो है इट इज़ ऑल टुगेदर बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है। अब यूएसए में हम देखते हैं बॉटम्स अप अप्रोच है। बॉटम अप अप्रोच का मतलब है कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं, जैसे 1 2 3 4, तो ये स्टेट्स क्या करते हैं, इन सब ने एग्रीमेंट किया और यूएसए बनाया। ठीक है। तो इन स्टेट्स ने क्या है, मैरोज बना लेते हैं इसे। तो इन स्टेट्स ने क्या किया, पावर गिवन टू यूएसए। ठीक है। वेयर जब हम इंडिया में बात करते हैं तो इंडिया में वी आर हैविंग टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच का मतलब है यहाँ पे सेंटर ऊपर है एंड नीचे उसके स्टेट्स हैं 1 2 3 4। तो सेंटर ने क्या किया है, पावर गिवन टू देम। तो यूएसए में देखते हैं तो स्टेट्स ने मिलके एग्रीमेंट किया, यूएस बनाया और पावर दी। वेयर एज इंडिया में सेंटर ने जो है पावर दी है सभी स्टेट्स को। ठीक है। तो ये हमारा हो गया आर्टिकल 1 का क्लोज 1। आर्टिकल 1 क्लोज 2 देखते हैं। वो डिफाइन करता है द स्टेट्स एंड टेरिटरीज देयर ऑफ शैल बी स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल। ठीक है। तो फर्स्ट शेड्यूल में मतलब जो भी स्टेट्स हैं हमारे उनका मेंशन होगा। अब क्वेश्चन आता है शेड्यूल 1 क्या है। तो शेड्यूल 1 जो है इट लिस्ट द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग टेरिटरीज। जितने भी हमारे स्टेट्स हैं, जितने भी हमारे यूटीज़ हैं, उनकी लिस्ट जो है वो हमारे शेड्यूल 1 में दी हुई है। ठीक है। सो ये हमारा आर्टिकल 1 क्लोज 2 हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल 1 क्लोज 3। उसमें हम क्या देखेंगे, द टेरिटरीज ऑफ इंडिया शेल कंप्राइज ऑफ, मतलब टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या क्या आता है। तो टेरिटरी ऑफ इंडिया में हम देखें तो दिस इज़ अवर इंडिया, टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसमें हमारे स्टेट्स भी आते हैं, यूटीज़ भी आते हैं, यूनियन टेरिटरीज, और कुछ एक्वायर्ड टेरिटरीज भी आती हैं। अब एग्जांपल देख लेते हैं हम एक्वायर्ड टेरिटरीज का। तो फर्स्ट एग्जांपल है हमारा गोवा। गोवा वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ पोर्टुगीज। ठीक है। फिर क्या हुआ, 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1962 हुआ और गोवा बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है। वैसे ही पुडुचेरी को देखते हैं तो ये फ्रेंच के कंट्रोल में था।
इसमें हुआ 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1962 और इट बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया। और एक हमारा इंटरनेशनल एग्रीमेंट भी हुआ था इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट। तो इसमें क्या हुआ था, एक्सचेंज ऑफ टेरिटरीज। ठीक है, और ये हमारा 2015 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई 100th। और जो टेरिटरीज थी जो एक्सचेंज हुई, जो इंडिया के पास आई, दे बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया। सो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो हमारा आर्टिकल 1 है, अगर उसमें कोई भी, उसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी लैंड हम एक्वायर करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नेसेसरी। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, अब हम, ये हमारा आर्टिकल 1 कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं हमारे आर्टिकल 2 पे। सो आर्टिकल 2 क्या बोलता है, एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट बाय पार्लियामेंट एज इट थिंक्स फिट बाय लॉ। सो पार्लियामेंट बनाएगी कोई स्टेट, या उसको इंडिया में का पार्ट बनाएगी। और वो कैसे बनाएगी, बाय लॉ, मतलब नो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिक्वायर्ड। ठीक है, सो वही है, जैसे हमारे कुछ जैसे हमारे यूटीज हो गए, ठीक है, दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया। तो ये क्या है, अगर इनको हमने यूनियन ऑफ स्टेट्स का पार्ट बनाना है, सो दे विल बी मेड पार्ट विद द हेल्प ऑफ आर्टिकल 2 एंड बाय सिंपल मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 3। तो आर्टिकल 3 क्या बोलता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, ऑल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। मतलब हम कोई नया स्टेट बनाते हैं, ठीक है, नया स्टेट बनाएंगे, या उसकी बाउंड्रीज हम कम ज़्यादा करते हैं, या किसी स्टेट का नाम चेंज करते हैं, तो वो कौन करेगा, पार्लियामेंट। स्टेट लेजिस्लेचर नहीं करेगा, दैट इज़ डन बाय पार्लियामेंट, और वो भी सिंपल मेजॉरिटी से। एग्जाम्पल है तेलंगाना। तेलंगाना जो बना है आंध्र प्रदेश से सेपरेट होके, दैट वाज डन बाय आर्टिकल 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब इसका जो प्रोसीजर है वो हम देख लेते हैं। सो क्या होता है, प्रेसिडेंट जो है, he will send the proposal to the concerned state on aid and advice of the council of ministers। तो जो भी स्टेट जैसे सेपरेट हो रहा है या उसका नेम चेंज होगा, तो प्रेसिडेंट क्या है, प्रपोजल सेंड करेगा उस स्टेट को। ठीक है, ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। फिर क्या है, स्टेट लेजिस्लेचर में वो प्रपोजल जाएगा। ठीक है, वहाँ से वो अपना ओपिनियन देंगे कि हमें ये नेम चाहिए, सेपरेट करना है, फॉर्म करना है न्यू स्टेट की, नहीं करना है। बट द कैच इज इट इज़ नॉट बाइंडिंग इन नेचर। मतलब प्रेसिडेंट कैन एक्सेप्ट इट द प्रपोजल और रिजेक्ट इट। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये, हाँ, ये आ गया। उसके बाद प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन में बिल जो है किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हो सकता है, दैट इज आइदर इन लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, उसके बाद उसमें डिस्कस होगा और वो बाय लॉ सिंपल मेजोरिटी से
पास करके स्टेट का नाम चेंज करना है तो नाम चेंज हो जाएगा, एरिया डिफिनिश करना है तो डिफिनिश हो जाएगा, ऑल्टर करना है एरिया तो वो हो जाएगा, न्यू स्टेट बनाना है तो वो हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट लास्ट है हमारा इस यूनियन एंड टेरिटरी आर्टिकल्स का, वो है आर्टिकल नंबर 4। अब आर्टिकल नंबर 4 क्या बोलता है? laws made under article 2 and 3 to provide for amendment of first schedule and fourth schedule by simple majority। तो फर्स्ट शेड्यूल जैसे हमने देख लिया जिसमें लिस्ट थी, तो जैसे ही हम 2 और 3 में अब जैसे हम एडमिशन कर रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं न्यू स्टेट की, ठीक है, या फिर ऑल्टर कर रहे हैं नेम, या नेम फॉर कर रहे हैं, या न्यू स्टेट फॉर्म कर रहे हैं, तो हमें लिस्ट में जो है चेंजेस होंगे, तो वो चेंजेस बाय सिंपल मेजॉरिटी पार्लियामेंट कर सकता है। नेक्स्ट इज फोर्थ शेड्यूल में भी अमेंडमेंट्स होंगे। अब फोर्थ शेड्यूल क्या बोलता है? एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा। ठीक है, तो कितनी सीट्स हर एक स्टेट को या यूनियन टेरिटरीज को देंगे, दी जाएंगी, वो मेंशन है हमारा शेड्यूल 4 में। सो अगर आर्टिकल 2 और 3 में कोई चेंज होता है तो बाय सिंपल मेजॉरिटी फोर्थ शेड्यूल में भी चेंजेस कर दिए जाएंगे। ठीक है, और इसका एक और क्लॉज है, नो सच लॉ शैल बी डीम टू बी अमेंडमेंट टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। अब इसका मतलब क्या है? जो आर्टिकल 368 है दैट रेफर्स टू कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स। तो यहाँ पे जो भी आर्टिकल 2 और 3 के में लॉ बनेगा, दैट विल बी just laying down the bill in parliament and the parliament will form the law and that will be applicable. There is no need for constitutional amendment। whereas जब हम आर्टिकल 1 में देख रहे थे, आर्टिकल 1 में, तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज रिक्वायर्ड। सो यहाँ पे हम अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं। आर्टिकल 1 to 4 आई होप आपको समझ आ गया होगा। कुछ डाउट हो गए तो यू कैन पुट योर डाउट्स इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल रिप्लाई टू देम। ठीक है, इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।